हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार क्लास 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म को लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। ठीक है, देखिए हम लोग क्या पढ़ना है, कूलम्ब्स के नियम का सदिश स्वरूप, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। पिछले अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, कि कूलम्ब्स लॉ प्रोपोर्शनल होता है मल्टीपल ऑफ चार्ज के एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। मतलब जितने बड़े बड़े चार्ज होंगे उतना ही ज़्यादा आपका फोर्स लगेगा, और जितना छोटा छोटा चार्ज होगा उतना ही कम उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। डिस्टेंस की बात किया जाए तो दूरी घटाने के बाद हम लोग जाने थे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है या रिपल्सन, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम लोग दूरी को बढ़ाते थे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन घटता था। अब आगे देखिए, कूलम्ब के, चूँकि यह एक सदिश राशि है, ठीक है, बल की बात किया जाए तो बल काउंट करेंगे तो यहाँ पर हम लोग दिशा के बारे में भी जानेंगे, इसका दिशा क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं, मान लीजिए ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, तो इस पे या तो अट्रैक्शन हो सकता है दोनों पे, या तो रिपल्सन हो सकता है, ठीक है। यानी प्लस चार्ज या दोनों माइनस चार्ज, या फिर एक प्लस एक माइनस। तो डायरेक्शंस की बात की जाए, ऐसे सीधे सीधे हम लोग डायरेक्शन जान लेते हैं, लेकिन ऐसे डायरेक्शन कैसे जानेंगे। देखिए सबसे पहले ये लिखा हुआ है F12 और F21, इसका मतलब क्या होता है। हम लोग जानते हैं कि जब चार्ज Q1 Q2 पे बल लगाएगा तो इसे पढ़ा जाएगा F12, मतलब चार्ज Q2 पर फोर्स लगा 1 के कारण, चार्ज 2 पर फोर्स लगा 1 के कारण, फोर्स, ठीक है, ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1। F21 का मतलब क्या होता है। F21 का मतलब होता है कि चार्ज Q1 पे बल लगा 2 के कारण, चार्ज Q1 पे बल लगा 2 के कारण, ठीक है, मतलब फोर्स एट Q1 ड्यू टू Q2। क्लियर, ठीक है। तो इसमें क्या देखें लिखा हुआ है, कूलम्ब के नियम का सदिश स्वरूप, कूलम्ब के नियम का सदिश स्वरूप सीधे सीधे यह प्रदर्शित करता है कि आवेशों पर लगने वाला बल F12 और F21, ठीक है, F12 और F21 परस्पर बराबर होता है। एक दूसरे पर लगने वाला बल क्या होगा, बराबर होता है तथा विपरीत दिशा में होता है। क्या होता है, विपरीत दिशा, मतलब ये इस पे बल लगाएगा तो ये इस पे बल लगाएगा, ठीक है, चाहे अट्रैक्शन हो या रिपल्सन हो, चाहे अट्रैक्शन हो या रिपल्सन हो, दोनों चार्ज एक दूसरे पे विपरीत दिशा में बल लगाते हैं, ठीक है। देखिए तो इसमें क्या होता है, देखिए अट्रैक्शन होगा तो क्या करेगा, ये इधर धक्का देगा तो ये भी क्या करेगा, इधर धक्का देगा, दोनों का डायरेक्शन इस तरीके से रहेगा, ठीक है, उल्टा एक दूसरे पे। आप देखिए ये इधर तो ये इधर, तो ये इधर तो ये इधर, मतलब दोनों तरफ डायरेक्शन हो सकते हैं। डायरेक्शंस या तो इधर रहेगा, इधर इधर रहेगा विपरीत डायरेक्शंस, या तो ऐसे रहेगा। तो हम लोग क्या जानेंगे कि अट्रैक्शन की तरफ ये रहेगा, रिपल्सन की तरफ ये डायरेक्शन रहेगा। क्लियर, ठीक है। ये नीचे क्या दिया हुआ है, R12 R21, ये आपका है सदिश फॉर्म, ऐसे ही तो दिखाते हैं सदिश फॉर्म को, ठीक है। ऊपर क्या लिखा हुआ है, वेक्टर फॉर्म। आप लोग वेक्टर पढ़े होंगे, पढ़े तो होंगे, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म में हम लोग क्या देखे होंगे कि ये जो R दिखा रहे हैं, डिस्टेंस को दिखा रहे हैं, 1 2, मतलब सीधा सीधी बात है, ये वेक्टर फॉर्म सूचित करता है इसके दिशा को, क्या सूचित करता है इसके दिशा को, ठीक है। अब हम लोग अभी वेक्टर फॉर्म में लिखने के सीखेंगे। फिर क्या लिखा हुआ, कूलम्ब के नियम के सदिश स्वरूप से यह भी स्पष्ट होता है कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला स्थिर विद्युत बल केंद्रीय बल होता है। स्थिर विद्युत बल क्या होता है, केंद्रीय बल होता है, मतलब सेंटर से इसका बल लगता है, ठीक है, केंद्रीय बल होता है, अर्थात यह दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। सही बात है, ये बोला जा रहा है कि ये सेंट्रल फोर्स होता है और ये दोनों रेखाओं के लाइन ज्वाइनिंग जो करता है ये वाला, ठीक है, इसके अनुदिश कार्य करता है, या तो अट्रैक्शन में इधर जाए ऐसे विपरीत दिशा में, या रिपल्सन में इधर जाए, इसलिए दोनों तरफ दिखा रहे हैं। रिपल्सन में ऐसे ऐसे होगा, ठीक है, ये रिपल्सन को शो कर रहा है और इधर अट्रैक्शन को शो करेगा, ठीक है। तो हम लोग देख चुके कि सेकंड में क्या बोल रहा है, कूलम्ब के नियम के सदिश स्वरूप से यह भी स्पष्ट होता है कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला स्थिर विद्युत बल एक केंद्रीय बल होता है। क्या होता है, एक केंद्रीय बल होता है, अर्थात यह दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है, अनुदिश कार्य करता है, ठीक है।
अब हम लोग देखिए जानना चाहेंगे क्या वेक्टर फॉर्म। जैसे सदिश के बारे में हम लोग क्या जानते हैं, जैसे यहाँ सदिश लिखे आर कैप यूनिट वेक्टर, जैसे क्या बोलते हैं यूनिट वेक्टर, तो क्या होता है सदिश बटा मॉड ऑफ सदिश, ऐसे होता है फॉर्मूला। मतलब अगर इसे लिखना चाहेंगे तो हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं, फॉर्मूला ये होता है यूनिट वेक्टर बराबर वेक्टर बटा मोड ऑफ वेक्टर, ऐसा होता है। क्लियर? मोड ऑफ वेक्टर क्या होता है, तो आपका मॉडुलस एक ऐसा टर्म है जिसमें पॉजिटिव भी पॉजिटिव होता है और नेगेटिव भी पॉजिटिव होता है, ये मोड हो गया। ठीक है, ये अदिश के रूप में होता है, इस अदिश के रूप में होता है। तो अगर हम लोग सीधा सीधी निकालना चाहेंगे, ठीक है, ऐसे सदिश के बारे में, सदिश की ऐसे क्या होता है, सदिश के बारे में ऐसे आर बराबर क्या हो जाएगा, आर कैप इंटू मॉड आर, आर कैप इंटू मॉड आर। ये पढ़े थे हम लोग कहाँ पे, वेक्टर में पढ़े थे। ठीक है, तो हम लोग क्या क्या देख लिए कूलम्स के सदिश स्वरूप में, कि कूलम के नियम का सदिश स्वरूप क्या करता है, सीधे सीधे यह प्रदर्शित करता है कि आवेशों पर लगने वाला बल एक दूसरे के विपरीत होता है तथा बराबर होता है। ठीक है, अभी हम पहले इसे मिटाते हैं ताकि जो बुक में आपका जो लिखा हुआ रहता है उस फॉर्म को हम लोग क्या कर सके, डिराइव कर सके, ला सके, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है सदिश फॉर्म। ठीक है, बोर्ड में सीधे सीधे पूछता है इससे क्वेश्चंस। नीचे फॉर्मूला क्या हो गया, फॉर्मूला साफ साफ हो गया कि यूनिट वेक्टर बराबर होता है वेक्टर बटा मॉडुलस ऑफ वेक्टर। क्या होता है, मॉडुलस ऑफ वेक्टर। ठीक है, मॉडुलस ऑफ वेक्टर हिंदी में क्या बोलते हैं, तो इकाई सदिश बराबर होता है, इकाई सदिश बराबर सदिश बटा मापांक सदिश। ठीक है, इसका भी यूज करेंगे, इसलिए लिख दिए फॉर्मूला को। ठीक है, चलिए देखिए ये फॉर्मूला क्या रखना भी यूज करेंगे। क्या देखे थे अभी, दो आवेश ले लिए Q1 Q2, लाइन ज्वाइनिंग कर दिए क्योंकि लाइन ज्वाइनिंग पे ही पर करता है, साफ बताया गया। ठीक है, इधर भी काम कर सकता है, ये इधर भी लग सकता है क्योंकि प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, ऐसे ले लिए। चलिए ठीक है, ये डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस R है। ठीक, देखिए ये 1 है, तो इस पे लगने वाला बल क्या हो जाएगा, इस पे लगने वाला डायरेक्शन R12, इस पे लगने वाला डायरेक्शन R21, इस पे लगने वाला फोर्स F12, इस पे लगने वाला फोर्स F21। अभी बताएं कैसे कैसे हुआ था, जैसे बताए थे कि 2 पे फोर्स लग रहा है 1 के कारण F12, 1 पे फोर्स लग रहा है 2 के कारण F21। क्लियर, ये डिस्टेंस है। ठीक है, और आगे निकालिए, जैसे ये और ये भी एक दूसरे का नेगेटिव होता है, अगर इसे एक डायरेक्शन में ले तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो अगर हम बात करें F ऐसे Rn2 का, तो इसका मतलब होता है वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2, ये ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, अगर इसकी बात किया जाए कि R21 लिखा हुआ है तो इसको कैसे लिखेंगे, R2 माइनस R1, दिख रहा है, दिख रहा होगा। ठीक है, नहीं दिख रहा है तो नीचे लिख देते हैं। ये R12 का मतलब होता है क्या कि R1 माइनस R2, क्यों, दूसरा डिस्टेंस में से पहला डिस्टेंस को घटाएंगे, ज़्यादा में से कम को। अगर R21 लिखा हुआ है तो ये कैसे लिखाएगा, इसका मतलब होता है R2 माइनस R1 वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, डायरेक्शंस के लिए। अभी फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला होता है फोर्स, चलिए F12 को लिखते हैं, इसको लिखते हैं F12 बराबर क्या होता है, K इंटू Q1 Q2 बटा R², मोड का स्क्वायर होता है ना। क्योंकि हम लोग क्या पढ़े थे, अदिश फॉर्म में ऐसे होता है, अदिश फॉर्म में ऐसे होता है, सदिश भी लिखना होगा। डायरेक्शन क्या है इसका, इसका ये डायरेक्शन है और इसका ये डायरेक्शन है। अभी तो बोले इसका ये डायरेक्शन है, मतलब ये डायरेक्शन हो गया R12, इसका डायरेक्शन क्या हो गया, इधर हो गया R21। ठीक है,
चलिए ठीक है, साफ साफ हम लोग देखें तो दिख रहा है बोर्ड में, दिख रहा है, साफ साफ हम लोग देखें तो साफ बोल सकते हैं कि इस डायरेक्शंस को बोलेंगे R12 और इस डायरेक्शंस को बोलेंगे R21। क्लियर? जिसको हम लोग बोल रहे थे R12 को R1 माइनस R2 और R21 को क्या बोल रहे थे R2 माइनस R1। इसे आप लोग समझिए, ठीक है? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आगे देखिए 1-2 में डायरेक्शंस क्या होगा? 1-2 में डायरेक्शंस होगा 1-2। क्लियर? तो हम लोग क्या करेंगे 1-2 डायरेक्शंस को निकालने के लिए के तो रहेगा ही Q1 Q2। देखिए R के मतलब क्या हो गया, साफ साफ बात है कि R का मतलब ही यहाँ पे इस डायरेक्शंस में जा रहे हैं तो इस डायरेक्शंस के लिए क्या होगा R1 माइनस R2। ठीक है, क्योंकि साफ साफ हम लोग जान रहे हैं कि इस डायरेक्शन में जाने के लिए यहाँ तक जाएंगे तो इसको में से इसको घटाएंगे तो यहाँ R1 में से R2 को घटा दिए। क्लियर? इनटू अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या है, अगर हम लोग क्या करें कि यहाँ से फॉर्मूला उठा ले तो आर कैप का फॉर्मूला क्या होता है R बटा मोड R, R बटा मोड R। अभी देखिए फॉर्मूला लिखे थे, मोड यूनिट वेक्टर R बराबर क्या होता है R बटा मोड R, ये मॉडुलस ऑफ R। ठीक है, जो लिखे हैं। अब देखिए R का मतलब क्या होता है तो R1 माइनस R2, 1-2 है ना, R1 माइनस R2। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हो जाएगा मोड R का मतलब, इसका मतलब मोड R1 माइनस R2, मोड पे लग जाएगा और ये तो अधिक राशि में मोड लगेगा ही लगेगा। क्लियर? तो हम लोग यहाँ पे भी क्या कर लेंगे, इसके जगह पे ये लिख देंगे, इसके जगह पे ये लिख देंगे। क्या था 1-2 था, यहाँ पर क्या था, अगर सीधा सीधी बोला जाए यहाँ पे क्या था मोड 1-2 यूनिट वेक्टर 1-2 के लिए ये लिखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है ना, इसके जगह पे क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे। लिखिए R1 माइनस R2, R1 माइनस R2। सोल्यूशन कर दीजिए, जो आएगा वही इसका क्या रहेगा वेक्टर फॉर्म में स्विच करने के लिए होगा। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन करने के बाद क्या होगा, यहाँ 2 पावर यहाँ 1 पावर, कितना हो गया 3 पावर। के का मान कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 Q2 तो रहेगा ही, 2 पावर 1 पावर कितना हो गया 3 पावर। तो R1 माइनस R2 का पावर 2 1 3 इंटू R1 माइनस R2। यही हो गया आपका वेक्टर फॉर्म ऑफ क्या कूलम्ब्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। बुक में देखिए कैसे लिखा रहता है, इसी को बुक में कैसे लिखता है, F ये भी लिखता है साथ में ये भी लिखता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 और यहाँ पे ऐसे लिखेगा R1, जैसे यहाँ लिखेगा, ये क्या लिखेगा R1 2 और यहाँ पे क्या लिखेगा R1 माइनस R2 का होल क्यूब, R1 R2 का होल क्यूब, इस तरीके से लिखता है। अच्छा आपको ये लिखना पड़ेगा 2-1, तो 2-1 के जगह पे क्या लिखेगा, हाँ यहाँ पर 1-2 था तो 1 पहले 2 बाद में, 1-2 था तब क्या था 1 पहले 2 बाद में, 1 पहले 2 बाद में। अगर 2-1 रहेगा तो क्या कीजिएगा, अगर यहाँ पे 2-1 रहेगा ऐसे 2-1 तो क्या कीजिएगा, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा पहले 2 बाद में 1, 2 बाद में 1 क्यूब। ठीक है, ये आपका हो गया वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। देखिए एक बार ढंग से इसको, ठीक है। अब देखिए स्क्वायर के फॉर्म में भी बुक लिखता है कभी कभी, ये तो समझ में आ गया होगा क्या था कि F12 बराबर K इंटू Q1 Q2 बटा मोड R का होल स्क्वायर, और ये डायरेक्शन ये हो गया 1-2। डायरेक्शंस के लिए क्या किए तो ये लिखाता है क्या, डायरेक्शंस के लिए दिखाता है कि यूनिट वेक्टर बराबर होता है सदिश बटा सदिश का मापांक। तो यहाँ से निकालने के बाद 1-2 का मान क्या आ गया R1 माइनस R2 मॉड R1 माइनस R2, तो यहाँ पुट कर दिया इसके जगह पे, इसके जगह पे हमने पुट कर दिया ये R1 माइनस R2 बटा मॉड R1 माइनस R2।
हल करने के बाद ये 2 पावर और यहाँ पे 1 पावर, 3 पावर आ गया, ये क्लियर निकल गया। जब 1 2 की जगह पे ये लिखाएगा तो 2 1 की जगह पे क्या लिखाएगा, 2 पहले 1 बाद में, 2 पहले 1 बाद में, ठीक है। एक फॉर्म और लिखाता है, एक फॉर्म और क्या होता है बुक में देखिएगा बहुत जगह ये फॉर्म लिखा था, ये भी सही है, ऐसे लिखेगा k इंटू Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, के जगह 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा था, ठीक है। ऐसे लिखेगा, मॉड के रूप में ही आंसर रहने देगा। अब यहाँ पे भी दे देगा मॉड के रूप में, यहाँ पे भी दे देगा R12 का होल स्क्वायर, ये भी सही है, ठीक है, ये भी सही है। यहाँ पे स्क्वायर रहेगा, यहाँ पे यूनिट वेक्टर रहने देगा। हमने यहाँ पे यूनिट वेक्टर तोड़ दिया, यूनिट वेक्टर तोड़ कर सदिश के रूप में लिया है, ये भी सही है, ठीक है, ये भी सही है और ये फॉर्म भी सही है। और क्या देगा F21, यहाँ पे क्या देगा k Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब R स्क्वायर कौन वाला होगा, R स्क्वायर होगा 2 1 वाला इंटू मॉड 2 1, मतलब 1 2 रहेगा तो पहले 1 2 का होल स्क्वायर, फिर यूनिट वेक्टर 1 2। अब यहाँ पर 2 1 है तो 2 1 का होल स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर 2 1। यूनिट वेक्टर तोड़ने के बाद ही ये फॉर्मूला क्यूब में आता है। अगर यूनिट वेक्टर रहने दीजिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, R1 का होल स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर 1 2। लेकिन यूनिट वेक्टर अगर नहीं दिया रहे और सदिश के रूप में ही रहे तो हम लोग क्या करेंगे, सदिश के रूप में वेक्टर फॉर्म में ये आ जाता है। क्लियर, ठीक है, उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा आपको। अध्यारोपण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशंस। देखिए इसमें क्या होता है कि एक चार्ज होता है, ठीक है, एक चार्ज Q1 दिया हुआ और यहाँ पे सिस्टम में बहुत सारे चार्ज हो, जैसे यहाँ पे Q2 हो, यहाँ पे Q3 हो, यहाँ पे Q4 हो। इस तरीके से सिस्टम में बहुत सारे चार्ज हो, Q1 Q2 Q3 Q4, एक चार्ज Q1 है। अब बोला जा रहा है कि इस Q1 पर Q2 Q3 Q4 पे इससे बल लगाया जाता है, इसका कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा इस तरीके से, ऐसे Q1 से Q2 के बीच, Q1 से Q3 के बीच और Q1 से Q4 के बीच कुछ ना कुछ डिस्टेंस जरूर होगा। तो बोला जा रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशंस क्या होते हैं, इसका डिस्टेंस क्या होगा, तो R12 है ना, R12, इसका क्या हो जाएगा R13, इसका क्या हो जाएगा R12, ठीक है। तो बोला जाएगा कि इनके साथ क्या क्या फोर्स लग रहा है, तो फोर्स इस तरीके से लग जाएगा, एक फोर्स ऐसे लग रहा है, दूसरा फोर्स ऐसे लग रहा है, तीसरा फोर्स इस तरीके से लग रहा है ना। चलिए एक फोर्स इधर लग रहा है तो इसे हम मान लेते हैं F फोर्स, ये क्या हो जाएगा 1 4 के बीच लग रहा है तो 1 4, यहाँ किसके बीच लग रहा है फोर्स 1 3 के बीच लग रहा है और ये फोर्स 1 2 के बीच लग रहा है, ठीक है। हमने ये फिगर देख लिया, हमने क्या देख लिया, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन समझने के लिए हमने ये साइड में ये जो नीचे जो फिगर बना कर रखा है उसको देख लिया, ठीक है। देखिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशंस होते क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशंस होते हैं बहुत सारे फोर्स को का एक चार्ज पर लगने वाला फोर्स। इसमें क्या किया जाता है, एडिशन किया जाता है। कौन सा एडिशन, वेक्टर सम, वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस टू बी एडेड। अगर हम लोग सभी वेक्टर सम को जोड़ देते हैं, ठीक है, तो वो हमारा कहलाता है, वैसा सम जो वेक्टर होगा वो टोटल वेक्टर कहलाएगा हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। देखिए क्या बोल रहा है, किसी विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला पारस्परिक विद्युत बल कूलम्ब के नियमों द्वारा प्राप्त किया जाता है। सही बात है, चाहे 2 चार्ज हो या 3 चार्ज हो या 4 चार्ज हो, कूलम्ब के बल के द्वारा ज्ञात किया जाता है। किंतु यदि किसी आवेश के चारों ओर बहुत सारा चार्ज हो, Q1 Q2 Q3 Q4, तो उसे ज्ञात करने के लिए हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशंस का प्रयोग करते हैं, मतलब कि अध्यारोपण का सिद्धांत का प्रयोग करते हैं। लिखा हुआ ना, उस पर लगने वाला परिणामी विद्युत बल अध्यारोपण के सिद्धांत से प्राप्त होता है। इस सिद्धांत के अनुसार बहुत सारे आवेशों के बीच, बहुल आवेश मतलब क्या हुआ, बहुत सारे आवेशों के बीच निकाय में किसी एक आवेश पर, कौन सा आवेश यहाँ पर Q1 पर, किसी एक आवेश पर लगने वाला परिणामी विद्युत बल निकाय में स्थित अन्य विद्युत आवेशों द्वारा उस आवेश पर लगने वाला विद्युत बलों के सदिश योग के बराबर होता है। मतलब फोर्स बराबर F12 F13 F14, अब जितना भी फोर्स इस पे लग जाए डॉट 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 करके F1 तक, मतलब मान लीजिए कि n चार्ज है, Q1 Q2 Q3 Q4 Q5,
से लेकर के Qn तक है। तो अगर हम बोले कि Q1 पे चार्ज लग रहा है, किस पे लग रहा है? Q1 आवेश पर कुल विद्युत बल निकालना है। क्या निकालना है? Q1 आवेश पर कुल विद्युत बल निकालना है। तो कितना हो जाएगा? हो जाएगा फोर्स बराबर इस पे इसके कारण। तो हम लोग क्या देख रहे थे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में? ये फोर्स क्या होगा? Q1 पे लगेगा फोर्स 1 2, फोर्स 1 3, फोर्स 1 4। अब जितना भी चार्ज Q1 Q2 Q3 से लेकर Q1 तक होगा, अगर Q1 पे क्या करेगा? बल लगाएगा, Q1 पे बल लगाएगा तो टोटल क्या हो जाएगा? फोर्स 1 से लेकर 1 तक हो जाएगा। ठीक है, 1 से लेकर 1 तक। तो हम लोग क्या निकालेंगे फोर्स निकालने के लिए? देखिए फोर्स 1 2 को लिखने के लिए क्या तरीका होगा? Q1 Q2 बटा, यही था ना पिछली बार बताए थे ना, क्या चीज बताया था? वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम से। तो आर डिस्टेंस क्या था? r1 1 2 का होल स्क्वायर इनटू ये वेक्टर हम लिखते हैं, ये डायरेक्शंस हो गए। ठीक है, फिर यहाँ पे देख लीजिए, फिर ये तो 1 2 मतलब Q1 को Q2 से लगा। अब Q1 Q3 के बीच क्या लगेगा? तो यहाँ पर के Q1 Q3 यहाँ पे देख लीजिए 1 3 है ना। हाँ, तो Q1 Q3 क्लियर। फिर क्या हो जाएगा? इसका डायरेक्शन क्या होगा? 1 3 ही रहेगा वेक्टर, और ये मॉडुलस ऑफ स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या आ जाएगा? के Q1 Q4 1 4 है। Q1 Q4 मतलब 1 पे लग रहा है, Q1 पे लग रहा है, तो Q1 आवेश पे लग रहा है तो क्या हो जाएगा? Q1 पे लिखाएगा कि जॉन लगा रहा है वो लिखेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए r14 का होल स्क्वायर इंटू r14 का मोड। इसी तरीके से चलते रहेगा, कहाँ तक चला जाएगा? जितना बोल लगता है। n का मतलब क्या है? 5 गोल लगे, 6 गोल लगे, 7 गोल लगे, n का मतलब तो वही होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? K1 Kn Q1 Qn। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? r1n का होल स्क्वायर इंटू r1n का कैप। ये समझ में आया? ठीक है, ये तो वेक्टर फॉर्म में लिख दिए। अब हम लोग को एक और फॉर्म लिखे थे, ये तो हो ही गया। इस तरीके से फॉर्म में लिखते हैं। एक और फॉर्म क्या लिखे थे? क्यूब वाले फॉर्म में। तो क्या हो जाएगा? यहाँ से देखिए और भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर कॉमन क्या निकल जाएगा? के निकल जाएगा। सब में के कॉमन है ना, सब में के कॉमन है, सब में के कॉमन है तो के निकाल सकते हैं। अब के का मान क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। के का मान क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। लिख दीजिए, सब में कॉमन आ गया। क्या आ जाएगा? Q1 Q2 बटा R1 का ये होल स्क्वायर, R12 का कैप, प्लस Q1 Q3 बटा R13 का होल स्क्वायर इंटू R13 का कैप, प्लस Q1 Q4 बटा R14 का होल स्क्वायर। एकदम में लिखिए 1 4 है तो 1 4 इंटू यहाँ पे क्या करना है? कैप लिखना है। डायरेक्शन से क्या ये सब जो जा रहा है आपका क्या है? ये डायरेक्शन से, ये डायरेक्शन से इसका यहाँ देखिए डायरेक्शन है ना, ये डायरेक्शन से 1 2 1 3 1 4 यहाँ n तक जाएगा, प्लस डॉट डॉट करके ले जाइएगा तो Q1 Qn R1n का होल स्क्वायर। नीचे मोड होता है डिस्टेंस, नीचे डिस्टेंस होता है और ये डायरेक्शन होता है, नीचे डिस्टेंस ये डायरेक्शन। क्लियर? इतना तक लिखे हम लोग। साथ ही साथ एक क्यूब वाला फॉर्म था ना, क्यूब वाला फॉर्म था, वो भी देख लेते हैं। वो भी देख लेते हैं जल्दी जल्दी सुपरपोजिशन। यही है कि बहुत सारा आपका क्या रहेगा? बहुत सारा चार्ज एक चार्ज पर लगाएगा तब का ये फॉर्मूला है। ठीक है, अगर ये फिर से फोर्स के लिए लिखा जाए इसको तोड़ करके तो क्या हो जाएगा? एक तो पहले ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? Q1 Q2 अब बताए थे क्यूब लिखने के लिए क्या बताए थे? R1 माइनस R2 था ना, यहाँ पर क्या था? क्यूब था। अब ये पर यहाँ पर क्या बताए थे? इसको भी तोड़ देते तो क्या था? R1 माइनस R2। बस इसको लिखने के लिए सीखिए। इसका मतलब क्या बताए थे? R12 का मतलब क्या बताए थे? R1 माइनस R2 बताए थे, दिख रहा है? R12 का मतलब R1 माइनस R2। यहीं पे लिखा रहे क्या? R13 तो क्या लिखेंगे? R1 माइनस R3। यहाँ पर क्या हो जाएगा? नीचे में तक क्यूब होता था R1 माइनस R3 और नीचे में क्या होता था? स्क्वायर, यहाँ पर क्यूब होता था। अब यहाँ पे क्या था? इसके पहले अभी कुछ देर पहले ही पढ़ाए ना, 10-15 मिनट पहले वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब था, उसमें 1 3 तो 1 माइनस 3 इस तरीके से करते जाइएगा तो लास्ट में क्या हो जाएगा? Q1 Qn बटा ये क्या हो जाएगा? मॉड R1 माइनस मॉड Rn का होल क्यूब इंटू R1 माइनस Rn। ठीक है, ये आया था फोर्स के लिए। ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म हो गया। ठीक है,
ऐसा हमने निकालने के लिए सिखाया। अब देखिए इसमें कुछ बात आपको जानने का है। क्या जानने का है? जैसे हम एक फिगर बनाए थे अभी, ठीक है, कि यहाँ पे ये Q1 है। अब इस पे Q1 पे बहुत सारा चार्ज लग रहा था, ये Q2 और ये Q3 और ये Q4, और यहाँ से हमने क्या निकाल रहा था? डिस्टेंस। चलिए ठीक है ना। अब ये जानिए, ये Q2 था, ये Q3 था, ये Q4 था, इसके बीच का ये डिस्टेंस था, ये इसके डिस्टेंस था, ये डिस्टेंस था। फोर्स ऐसे लग रहा था, ऐसे लग रहा था और इस तरीके से लग रहा था। फोर्स ये क्या था? 1 2 था, ये फोर्स 1 3 था और ये फोर्स 1 4 था। देखिए, तो अगर 2 लगा रहा है 1 पे फोर्स, तो बाकी 2 फोर्स से कोई मतलब नहीं, बाकी 3 और 4 इस वाले जो 1 पे फोर्स लगा रहे हैं उससे कोई लेना देना नहीं, स्वतंत्र है। मतलब यहाँ पे एक नोट आप लोग लिख सकते हैं कि यहाँ पर प्रत्येक बल जो Q1 पे लगा रहा है एक अलग अलग स्वतंत्र बल है। मतलब Q2 Q1 पे जो बल लगा रहा है F12 ये अलग है, स्वतंत्र है। और ये जो Q3 Q1 पे जो बल लगा रहा है F13 ये भी एक स्वतंत्र बल है। और Q4 जो Q1 पे बल लगा रहा है F14 ये भी स्वतंत्र है। किसी को एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, सब अलग अलग है। हाँ, लेकिन इन सब मिलकर सम्मिलित प्रभाव बोलो इस पे डालेंगे तो इनका क्या होगा? या तब इनका क्या होगा? फोर्स बढ़ जाएगा। पॉजिटिव में रहेगा तो बढ़ेगा, या तो घट सकता है नेगेटिव में, उस तरीके से बढ़ या घट हो सकता है सम्मिलित रूप से, लेकिन अलग अलग रूप से एक दूसरे को प्रभावित नहीं करेंगे। जैसे ये बल इस पे लग रहे हैं तो ये जो इतना बल लगा रहा है उतना बल लगाएंगे, इसके लगने से इसके बल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, जब आप फोर्स डायरेक्ट निकालिएगा फाइनल फोर्स, तब उसमें जुट घट करके या तो बढ़ सकता है या तो घट सकता है। लेकिन इंडिपेंडेंट Q2 जो Q1 पे बल लगा रहा है, Q3 जो Q1 पे बल लगा रहा है, Q4 जो Q1 पे बल लगा रहा है, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होता है, एक दूसरे पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं डालता है। फाइनली जो होता है घट या बढ़ सकता है। ठीक है, थैंक्स। अब कूलम्स लॉ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोग करते हैं जो कि बोर्ड में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी दे देते हैं, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस या न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कूलम्स लॉ, ठीक है। इसे देखिए पूछ देता है, क्वेश्चन पूछ देता है कि अगर 2 चार्ज है इस तरीके से, 2 चार्ज है इस तरीके से, मान लीजिए ये कूलम है और ये -1 कूलम है, ठीक है। 2 चार्ज है, इसके बीच की दूरी पहले r दिया हुआ है, पहले क्या दिया हुआ है? r दिया हुआ है। बाद में बोला गया है इस डिस्टेंस को क्या किया गया है? डबल कर दिया गया है। बाद में बोला गया है कि इसके डिस्टेंस को डबल कर दिया गया है, मतलब इसके दूरी को क्या किया गया है? बढ़ा दिया गया है। मतलब 1 कूलम है और ये -1 कूलम है, इसके डिस्टेंस को बढ़ाकर 2r कर दिया गया है। ऐसे क्वेश्चन देगा कि पहले क्या है कि दो चार्ज है, इसके बीच का डिस्टेंस r है, बाद में इसके डिस्टेंस को क्या किया गया है? 2r कर दिया गया है। तो पूछेगा कि इसके परिणामी बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? परिणामी बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? परिणामी बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा पूछेगा। 4 गुना हो जाएगा, ऐसे पूछ देगा, 4 गुना हो जाएगा। दूसरा अपरिवर्तित रहेगा, मतलब कोई प्रभाव नहीं होगा, अपरिवर्तित रहेगा। तीसरा नन, मतलब कुछ बोल नहीं सकते, ठीक है। चौथा बोलेगा 1/4 गुना हो जाएगा, मतलब 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। चलिए बनाइए, तो क्या आएगा इसका आंसर? क्या आ जाएगा इसका आंसर? 1/4 बोलेगा, 1/4 गुना। इसे देखिए सोल्यूशन में क्या आ जाएगा, हम लोग जानते हैं फोर्स बराबर क्या होता है, तो K Q1 Q2 बटा r²। चलिए 1 कूलम है, तो आपका क्या हो जाएगा? चलिए दोनों जगह पे 1 कूलम भी है तो Q1 Q2 को तो ऐसे ही रहने देते हैं। आप देखिए पहला में, दूसरा में फोर्स में के बारे में क्या बोल रहा है? डिस्टेंस को बढ़ा दिया गया है, Q1 Q2 बराबर है, ठीक है ना। 1 कूलम है, सेम है तो वही रहने देते हैं। इसके बाद बोल रहा है 2r कर दिया गया है, मतलब क्या हो जाएगा? K Q1 Q2 बटा 2r का होल स्क्वायर, 2 दूनी कितना हो गया? 4r का होल स्क्वायर, मतलब क्या हो गया? 1/4 K Q1 Q2 बटा r²। देखिए कितना गुना हो गया? 1/4 K Q1 Q2 बटा r² को हम लोग क्या मान लेते हैं? फोर्स मान लेते हैं। ऐसे जब डैश मान लेते जो निकाल रहे हैं, मतलब क्या हो गया? 1/4 गुना फोर्स के हो गया, कितना हो गया? 1/4 गुना फोर्स के हो गया, मतलब ये कितना हो गया? 1/4 गुना हो गया। हम लोग क्या जान गए कि जब डिस्टेंस को 2 गुना कर दिया जाएगा तो फोर्स कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। फोर्स कितना हो जाएगा?
एक चौथाई हो जाए। कैसे हम लोग जानेंगे, डायरेक्ट कैसे निकालेंगे? मान लिया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हमको इतना नहीं करना है तो कैसे निकालेंगे? डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बनाना है तो कैसे निकालिएगा? तो सीधा सीधी बात है, देखिए हम लोग जानते हैं फोर्स प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, इक्वेशन फर्स्ट था, फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। मतलब अगर चार्ज क्या है, सेम है, देखिए इसमें भी एक कूलम है, इसमें भी एक कूलम है, चार्ज तो सेम है, मतलब इस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इस पर फर्क पड़ेगा। 1/r² करना है, r का डिफरेंस कितना किया, r से 2r कर दिया है, मतलब यहाँ पर क्या हो गया, 2 का स्क्वायर करिएगा, कितना आ जाएगा 1/4। आ गया डायरेक्ट आंसर आ गया। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में डायरेक्ट आंसर इस तरीके से दे सकते हैं आप लोग। क्या करना था, क्या कि आवेश को तो सेम रख रहा है, तो आवेश को अगर सेम रख रहा है, यहाँ भी एक कूलम, यहाँ भी एक कूलम, ठीक है, यहाँ भी एक कूलम, यहाँ भी एक कूलम, चेंज नहीं किया है, तो आवेश पे इस पर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, डिस्टेंस चेंज किया है, यहाँ पे r के यहाँ पे 2r कर दिया है, तो साफ साफ मतलब है कि इस पे लगेगा 1/r² पे लगेगा, तो कितना किया है, डबल किया है, तो 1/2 का होल स्क्वायर मतलब 1/4 गुना हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से और भी क्वेश्चन दे सकता है। क्या क्वेश्चन देगा, देख लेते हैं। क्वेश्चन तो इसी तरीके से दे सकता है। एक चीज हम लोग पढ़ लेते हैं, लिमिटेशन ऑफ मतलब कि कूलम्स लॉ क्या क्या है। तो सबसे पहला लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ में ये होता है कि लिमिटेशन यही है कि बड़ा बड़ा चार्ज नहीं होना चाहिए, चार्ज पॉइंट चार्ज होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, दूसरा हम बताते हैं, ठीक है। दूसरा बोला जाता है कि दोनों चार्ज रेस्ट में होना चाहिए, ठीक है, ये भी सही है। एक चार्ज रेस्ट में हो और एक चार्ज मोशन में हो तब भी लगेगा, लेकिन अगर दोनों चार्ज मोशन में हो तब क्या होगा, कूलम्स लॉ नहीं लगेगा, उसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। मतलब हम लोग को ये जानना है कि कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होता है, ठीक है। इसको लिख सकते हैं टॉपिक क्या, एप्लीकेशन ऑफ कूलम लॉ, मतलब ये कहाँ अप्लाई किया जा सकता है। तो सबसे पहला बात ये है कि पॉइंट चार्ज के लिए लगता है, किसके लिए लगता है, पॉइंट चार्ज के लिए लगता है, मतलब छोटे छोटे चार्ज होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, छोटा छोटा चार्ज होना चाहिए, ऐसे छोटा छोटा चार्ज Q1 Q2 Q1 Q2, छोटा छोटा चार्ज होना चाहिए। नहीं कि बड़ा बड़ा चार्ज रहे तब नहीं लगेगा, ऐसे ऐसे बड़ा बड़ा चार्ज रहे, बहुत बड़ा बड़ा चार्ज रहे, ऐसे प्लस प्लस है बड़ा बड़ा चार्ज, इधर प्लस इधर भी प्लस इधर भी माइनस, तो यहाँ पर क्या होगा, नहीं लगेगा, ठीक है। छोटा छोटा चार्ज होना चाहिए तब लगेगा। दूसरा कि दोनों जो बॉडी है वो रेस्ट में होना चाहिए, ठीक है, या एक बॉडी रेस्ट में, सही है, ठीक है, वन बॉडी, तो ये भी रेस्ट में होना चाहिए, ये भी रेस्ट में होना चाहिए, तब एप्लीकेशन होगा, पहला पॉइंट। तीसरा पॉइंट, अगर ये बॉडी रेस्ट में है तो भी चलेगा, एक बॉडी अगर मोशन में भी है तो एप्लीकेबल होगा। लेकिन यहाँ चौथा पॉइंट मेन है कि अगर दोनों पॉइंट को मोशन में कर दिया जाए, इसे भी मोशन में और इसे भी मोशन में, तब ये क्या होगा, एप्लीकेशन कूलम्स लॉ का नहीं लगेगा। साफ साफ बोला जाए तो हम लोग ये जान सकते हैं कि एप्लीकेशन कहाँ कहाँ लगेगा, पॉइंट चार्ज पे लगेगा, बड़ा बड़ा चार्ज पे नहीं लगेगा, ठीक है। दोनों रेस्ट में रहेगा तब लगेगा, एक रेस्ट में या एक मोशन में तब लगेगा, दोनों मोशन में रहेगा तब ना बाबा लगेगा ही नहीं, ठीक है, ये से लगाना नहीं है, ठीक है। बाकी दोनों रेस्ट में रहेगा तब लगेगा, एक रेस्ट में एक मोशन में तब भी लगेगा, दोनों मोशन में रहेगा तब भूल ना करने का लगाने का, ठीक है। पॉइंट चार्ज रहेगा तब लगेगा, बड़ा बड़ा चार्ज रहेगा तब नहीं लगेगा। ये हो गया एप्लीकेशन ऑफ कूलम्स लॉ, ठीक है। फिर ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल्स आगे क्लास में करेंगे, आज तक का क्लास यहीं रखते हैं, बाय बाय। आप लोग करना क्या है, वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है। थैंक्स।